हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित के वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मतलब एक एक नंबर के सारे प्रश्न हम हल करेंगे। तो इसमें आज हम कर रहे हैं एक एक नंबर के सारे प्रश्न जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो वार्षिक परीक्षा में एक एक नंबर के कुल 32 प्रश्न आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं, एक एक नंबर के सारे प्रश्न हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अध्याय 1 से करेंगे। तो अध्याय 1 में से एक एक नंबर के कुल 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 3 प्रश्न आने वाले हैं अध्याय 1 में से, आपके गणित में से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें है 96 और 404 का HCF होगा। तो 96 और 404 का HCF होगा, यहाँ पे आएगा उत्तर 4। दूसरा है 12 और 15 का HCF होगा। तो 12 और 15 का HCF होगा 3। इसके बाद है दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका LCM 8 है, तो उनका HCF होगा। तो यहाँ इसका उत्तर आएगा, उसका HCF होगा 4। इसके बाद अगला है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक होगा 1। इसके बाद अगला है 5वां, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होगा। तो इसका उत्तर होगा 2 मीटर। ठीक है, सी वाला आंसर राइट है इसका। इसके बाद अगला है संख्याओं 5, 15 और 20 के लिए LCM और SCF का अनुपात होगा। तो LCM और SCF का अनुपात होगा 12:1। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसका दूसरा है संख्या 8, 9 और 25 के HCF का मान होगा। तो यहाँ पे HCF का मान होगा 1। इसके बाद अगला है सत्य असत्य। तो इसमें पहला है दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। A बराबर BQ धन R, 0 छोटा या बराबर है R के और R छोटा है B है। तो यहाँ पे हमें सत्य और असत्य बताना है। तो यह जो है सत्य है। ठीक है, यह जो कथन है यह सत्य है। इसके बाद दूसरा है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो यह कथन भी सत्य है, दोनों ही कथन सत्य है। इसके बाद अगला देखेंगे, तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है 94 और 404 का HCF लिखिए। तो 94 और 404 का HCF है 2। इसके बाद दूसरा है, किसी पूर्णांक P के लिए 2P धन 1 सम होगा या विषम बतलाइए। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि यह विषम होगा। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक में से हम सारे ही कर लेंगे जिससे कि हमारे 32 नंबर पूरे हमें मिले। इसके बाद आगे प्रश्न देखेंगे। तो अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम करते हैं। अध्याय 2 में से एक एक नंबर के 3 प्रश्न मतलब 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो इससे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला, यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुणा बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा c बटा a। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान होगा c बटा a। इसके बाद दूसरा है, यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान। तो अल्फा धन बीटा का मान होगा ऋण b बटा a। ठीक है, ऋण b बटा a, सी वाला राइट होगा। इसके बाद तीसरा है, रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक होगा। रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक होगा ऋण b बटा a। ऋण b बटा a, ये शून्यक होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुपद x की घात 3 ऋण 3 के शून्यक होंगे। तो बहुपद x की घात 3 ऋण 3 के शून्यक होंगे धन ऋण √3, ए वाला। ठीक है, धन ऋण √3। इसके बाद अगला है, बहुपद x की घात 2 धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक होंगे ऋण 2 ऋण 5, बी वाला राइट होगा। इसके बाद अगला है, बहुपद x धन a x की घात 2 ऋण x की घात 4 धन 1 के घात होगी। तो इसकी घात होगी 5 घात होगी इसकी। इसके बाद हम देखेंगे अगले, तो इसमें अगला जो 7वां प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ द्विघात बहुपद कौन सा होगा?
तो यहाँ पर आएगा x की घात 2 ऋण x धन x ऋण 12, ठीक है, ए वाला राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के बिंदुओं के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक है, तो इसका शून्यक है ऋण b बटा a, ठीक है, ऋण b बटा a। इसके बाद दूसरा है, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। इसके बाद अगला है तीसरा, बहुपद x की घात 2 धन 4x धन 8 के शून्यकों का योग, तो इनके शून्यकों का योग होगा 4। इसके बाद अगला है बहुपद x की घात 2 धन 4x धन 8 के शून्यकों का गुणनफल, तो इनके शून्यकों का गुणनफल होगा 8। और अगला जो है, यदि बहुपद x ऋण 1 x की घात 2 धन k x धन 1 का एक शून्यक ऋण 3 हो तो k का मान होगा 4/3, यहाँ पर आएगा 4/3। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला है, बीजी व्यंजक x की घात 2 ऋण 2 अंडर x धन 7 बहुपद नहीं है, तो यह सत्य है। दूसरा है, शून्य बहुपद की घात शून्य है, यह असत्य है। अगला है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो यह सत्य है। और अगला है, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, तो यह सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो रेखीय बहुपद की घात होती है 1, ठीक है, 1 होती है। दूसरा है, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद की घात होती 2। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती, तो हमें पता है कि त्रिघात बहुपद की घात होती है 3। इसके बाद अगला है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्यकों की संख्या लिखिए, तो हमें px के शून्यकों की संख्या लिखनी है। तो इसका उत्तर आएगा, px के शून्यकों की संख्या है 2, ठीक है, px के शून्यकों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी 2। इसके बाद अगला देखते हैं हम। तो अगला हम अध्याय 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अध्याय 3 में से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला, निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है, तो 2 चरों में रैखिक समीकरण है, तो इसका उत्तर आएगा डी, ठीक है, डी है px धन 6y बराबर 4, जो है 2 चरणों में रैखिक समीकरण है। इसके बाद अगला है, यदि a बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का मान बताना हमें, मान क्या होगा, कैसा होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा। इसके बाद अगला जो तीसरा प्रश्न है, यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और यह बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का क्या हल होगा, यह हमें बताना है। तो इसका हल होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, यह आंसर आएगा। इसके बाद हम चौथा देख लेते हैं। तो चौथा है, यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का हल क्या होगा। तो यहाँ पर आएगा अंततः अनेक हल होंगे, ऐसी स्थिति में अनेक हल होंगे। इसके बाद जो अगला है, रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय होने की शर्त है। तो क्या शर्त है जिसमें इसका अद्वितीय हल होगा, तो यहाँ पे आएगा a वाला, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो एक अद्वितीय हल होगा।
इसके बाद अगला जो 6 नंबर का है वह रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है, छठा है रेखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो किस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा बी, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और यह बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इसके बाद अगला 7वां देखेंगे रेखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के अंततः अनेक हल होने की शर्त है। तो क्या शर्तें हैं जिसमें इनके अनेक हल होंगे, तो यहाँ पे आएगा सी वाला a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और यह भी बराबर है c1 बटा c2 के। इसके बाद अगला जो रिक्त स्थान देखेंगे हम, तो रिक्त स्थान में पहला है समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा y बराबर 1। इसके बाद अगला है वह समीकरण जिसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं और a और b दोनों शून्य नहीं है। दो चरों x और y में एक, तो यहाँ पे उत्तर आएगा एक रेखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है, यहाँ पे आएगा रेखिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद अगला है समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान, तो यहाँ पे k का मान हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे k का मान हो जाएगा 5 क्योंकि 2 और x का मान तो 2 है तो हमने 2 लिख दिया, धन y का मान 1 है बराबर है k, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 गुणा में है तो 2 दूनी 4 धन 1 बराबर k हो जाएगा, तो 4 और 5 बराबर k, तो k का मान हो जाएगा 5। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है सत्य असत्य। इसमें है दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो यह सत्य है, और दूसरा है रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, तो यह भी सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। इसमें पहला दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो हमें पता है इसका मानक रूप होता है ax धन by धन c बराबर 0, ax धन by धन c बराबर 0, ये इसका मानक रूप है। इस रेखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2 y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। y का मान यहाँ दे रखा 5 बराबर m का मान नहीं दे रखा तो m लिख देंगे, x के स्थान पर ऋण 2 दे रखा है धन 3, ठीक है, तो 5 बराबर ऋण 2m धन 3, इस 3 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 5 ऋण 3 बराबर ऋण 2m, 5 में से 3 गए तो बच्चे 2 बराबर ऋण 2m। यदि हम m का मान निकालेंगे तो इसके 2 बट्टे ये ऋण 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये गुणा में है तो यहाँ पे भाग में जाएगा, बराबर हो जाएगा m, 1 से 1 कट जाएगा तो ऋण का 1 आएगा, ठीक है, m का मान आ जाएगा ऋण 1, तो m का मान आ जाएगा ऋण 1, ठीक है, ऋण 1 इसका उत्तर होगा। अब हम अगले अध्याय 4 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अध्याय 4 के, तो अध्याय 4 में से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान होगा, तो इसका मान होगा 0, ठीक है, 0। दूसरा है समीकरण x की घात 2 धन x ऋण 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो इनके मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और भिन्न। अगला है किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है, तो किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है 2, ठीक है, 2 होती है। इसके बाद अगला है द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 का विविक्त कर होगा, तो इसका विविक्त कर होगा b की घात 2 ऋण 4ac, ठीक है, d बराबर b की घात 2 ऋण 4ac है, इसका मान होगा, ए वाला आंसर राइट होगा। इसके बाद अगला जो 5वां निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो इसमें किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो इसमें आएगा राइट आंसर ए, x की घात 2 धन 9x धन 4 बराबर 0, इसके
मूल वास्तविक होंगे। अगला है द्विघात समीकरण 2x की घात 2 ऋण 7x धन 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके मूल होंगे 3/2 और 2। ए वाला आंसर राइट होगा। इसके बाद अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो तो इसमें आएगा द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, द्विघात समीकरण कहलाती है। दूसरा है किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल 2 होते हैं। इसके बाद है समीकरण x ऋण 3 x धन 4 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसके मूल है 3 और ऋण 4, 3 ऋण 4 इसके मूल है। इसके बाद अगला है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान होगा। तो समीकरण के विविक्त कर का मान होगा 0। इसके बाद अगला है द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र है। तो इसके विविक्त कर का सूत्र है d बराबर b की घात 2 ऋण 4ac। ठीक है, इसके अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। तो यहाँ सत्य असत्य बताना हमें। तो एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं तो यह असत्य है। दूसरा है समीकरण x से x ऋण 1 बराबर 0 के मूल 0 और ऋण 1 होंगे तो यह भी असत्य है। इसके बाद तीसरा समीकरण x की घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे तो यह सत्य है। और चौथा है ax धन b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो यह असत्य है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 में मान b की घात 2 ऋण 4ac क्या कहलाता है। तो यह कहलाता विविक्तीकर, विभक्त कर कहलाता है। ठीक है, विभक्त कर कहलाता है। इसके बाद अगला है, ठीक है, यह विविक्त कर, इस तरह से लिखेंगे हम, विविक्त कर कहलाता है। इसके बाद दूसरा यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान कितना होगा। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर, इसका मान होगा 0। ठीक है, इसका उत्तर होगा 0। इसके बाद अगला यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान ऋणात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक नहीं होगी, वास्तविक नहीं होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी। इसके बाद अगला है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो उसके मूल होंगे वास्तविक। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति बतानी तो मूल होंगे वास्तविक, मूल वास्तविक और भिन्न, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है। हमने अध्याय 4 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका अगले पार्ट में आगे के अध्याय के किए जाएंगे। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।